5 और चैप्टर 5 का नाम क्या है? सेल। अब आप सेल के बारे में पढ़ोगे तो सेल का मीनिंग क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एटम्स कहते हैं। तो जहाँ पे हमने किसी भी थिंग के बारे में बात करी थी तो वो एटम से मिलकर बना था, जो कि उसका टाइनीएस्ट पार्टिकल था। ऐसे ही हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं? टाइनीएस्ट यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और उस टाइनीएस्ट यूनिट का नाम क्या होता है? या बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और उस बेसिक यूनिट का नाम क्या होता है? सेल। क्या नाम होता है उसका? सेल होता है। अब हम सेल के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्यों कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी बिल्डिंग की और मेरी बिल्डिंग की, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में हूँ या मैं अपने घर में हूँ, तो मेरा घर क्या हुआ? बनवाया था घर, है ना। अब इस घर को बनवाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ना कि ज़्यादा हम शॉप पे गए और उसको बोला कि एक तो हमें फर्श चाहिए और हमें कुछ दीवारें चाहिए और हमें बस दीवारें चाहिए और कुछ छत के लिए कुछ सामान चाहिए, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। कैसे बनता है हमारा घर? हम फर्श रेडी करवाते हैं, है ना, फ्लोर रेडी कराते हैं, उसके बाद हम अपने ब्रिक्स का यूज़ करके हम वॉल्स रेडी कराते हैं। फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, उसके ऊपर शेल्टर। जब हमारा एक रूम रेडी हो जाता है तब हम क्या करते हैं? उसका लेआउट रेडी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? फिर सेकंड रूम रेडी करवाते हैं। ऐसे ही रूम्स जब रेडी हो जाते हैं, आपके जो रूम्स रेडी हो गए जहाँ पे आपको कुछ और डिफरेंट फंक्शंस करने हैं, मतलब कुछ होगा, आपका डाइनिंग रूम होगा, कोई आपका बेडरूम होगा, फिर उसके बाद आप किचन बनवाओगे, फिर टॉयलेट, फिर आपका बाथरूम, है ना। इसके बाद अगर आपको किसी और स्टडी रूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो भी प्रिपेयर कराते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है? आपका पूरा का पूरा जो घर है एक सुंदर सा घर बन जाता है। अगर हमारा ये जो घर बनाने का तरीका है, अब हमारा जो फाइनल घर तैयार हुआ है, अगर मैं इसमें से सारी ईंटें निकाल दूँ तो क्या वो घर बचेगा? नहीं, घर नहीं बचेगा, है ना। घर में कुछ रहा ही नहीं तो बचेगा क्या? तो जैसे एक घर का, एक बिल्डिंग का बेसिक जो यूनिट होता है वो ब्रिक होता है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके क्या होते हैं? बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। अब सेल के बेसिस पे हमने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा कौन सा है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? पहले मैं सेल्स के बारे में और आपको और बातें बता दूं कि सेल क्या है आपका। मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। लेकिन फंक्शनल कैसे है? जैसे कि जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो वो कुछ बेसिक फंक्शंस करते हैं, है ना। बेसिक फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना। ये सारे क्या, और ये सब क्या होते हैं? हमारे एस्पिरेशन, ये सब क्या होता है? हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही जो फंक्शंस होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लग रहा है ना कि नोज से हमने रेस्पिरेशन किया तो बस इनटेक किया, आउटटेक किया, हो गया प्रोसेस। नहीं, लेकिन ये जितने भी ये प्रोसेस है, जितने भी ये फंक्शंस है, ये कहाँ प्लेस लेते हैं? ये सारे के सारे सेल्स के अंदर प्लेस लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है all cells, whether they exist as one cell organism or as a part of multicellular organism, are capable of carrying out certain basic functions such as nutrition, respiration, growth and reproduction, and these functions are essential for the growth of the organism और organism या फिर सेल। अगर ये फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर सेल नहीं करेगा तो आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी सेल से ही बनी है। तो सेल, अगर आपकी बॉडी के सारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी में कुछ काम नहीं होगा और फिर आप जाके भगवान जी के साथ हाय हेलो करते हुए होंगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में कि सेल्स के ये तो मैंने सेल्स के बारे में तुम्हें बता ही दिया, मतलब बेसिक मीनिंग तुम्हें समझ आ गया होगा कि सेल का बेसिक मीनिंग क्या होता है सेल का। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से, यानी उनकी बॉडी के अंदर दूसरा सेल होता ही नहीं है, सिर्फ एक सेल होता है। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप सेल्स को
उसको काउंट ही नहीं कर सकते, यानी इतने सारे सेल्स होते हैं। तो जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं यानी उनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर। अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं वन बाय वन, यानी अगर आपको एग्जाम पेपर में आता है कि तो आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हेन अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म में, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है, यानी वो सिंगल सेल ही क्या है, वो होल ऑर्गेनिज्म है। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, और जितनी भी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एस्पिरेशन, है ना, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा, वही बेचारा सिंगल सेल। अब क्योंकि सारा काम उस सारा बोझ उस सेल पे ही पड़ता है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को यानी एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद क्योंकि एक ही सेल को सारा काम करना होता है, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जीते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इनका नाम आपने पहले भी शायद सुना हो, मैं दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, नाम सुने हैं ना। क्यों, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि सभी एक ही सेल से बने होते हैं, इनके अंदर दूसरा कोई सेल नहीं होता है, और उसी सेल को सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करने हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या सीन है कि भाई इसके अंदर क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो, एक सेल जो होता है ना, क्योंकि इतने सारे सेल्स हैं, तो वो आपस में अपना जो वर्क है, जो आपने फंक्शंस है, जो परफॉर्म है, वो आपस में डिवाइड करके रखते हैं। तो एक सेल जो होता है वो सिर्फ अपना एक फंक्शन करता है। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वो सारी एक्टिविटीज नहीं करेगा, वो एक साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेगा, एक से ज्यादा कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सारे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेल्स जो है अपना अपना जो फंक्शन है वो डिवाइड करके रखते हैं, तो वो अपने काम में माहिर होते हैं। सो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेयर विद इन सेल्स। तो जो सेल्स जो है अपने अंदर डिवीजन ऑफ लेबर करके रखते हैं, काम का बंटवारा करके रखते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वही सिंगल सेल। लेकिन यहाँ पे जो सारे फंक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है ये कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिज्म में कुछ गिने चुने सेल्स होते हैं, जिनको हम जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल। वही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अपनी नोटबुक लेके बैठा करो जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें नोट साथ के साथ लिखवाती हूँ। इसके बाद द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, क्योंकि इतने अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो भाई अभी देखो, अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे सब कुछ एक ही व्यक्ति करता है ना, कुछ मुच हो जाता है उसका काम, लेकिन एक कंपनी जो है जिसमें हर काम डिवाइडेड है, बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो वो ज़्यादा सक्सेस करेगी, तो इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो लॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल सम फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो पता ही है कि ये कितने कितने साल तक जीते हैं। और कहीं अगर आप पैरामीशियम या अमीबा या बैक्टीरिया की बात करो तो ये इतना लंबा नहीं सर्वाइव कर पाते। इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं भी अब करने वाली हूँ। अब हम करेंगे, हमने बेसिक तो समझ लिया है कि सेल क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की खोज किसने करी थी। तो एक रोबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1965 के अंदर सेल की खोज करी थी। क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक ने एक कॉक को एग्जामिन किया था। किसको एग्जामिन किया था, कॉक को एग्जामिन किया था, उनके खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में उनका खुद का माइक्रोस्कोप था बनाया हुआ, उसके अंदर उन्होंने एग्जामिन किया कॉक को। जब उन्होंने कॉक को एग्जामिन किया तो उन्हें दिखाई दिया कि जो कॉक है उसके अंदर हनी कॉम आपने देखा है ना,
मधुमक्खी का छत्ता। तो हनीकॉम्ब जैसे हनीकॉम्ब के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे ऐसे मान लो, तो वैसे ही कंपार्टमेंट जो है उस कॉक के अंदर उन्हें दिखाई दिए। तो इसलिए जो एक ये जो उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए, इन कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने क्या दिया? सेल दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? सेल नाम दिया। और सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम। क्या मतलब होता है? लिटिल रूम इसका मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर। तो ये तो था कि रोबोट, क्योंकि 1665 की बात है तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईटेक नहीं थी, उनका माइक्रोस्कोप भी खुद का बनाया हुआ था, तो बेसिक सा था। तो और ऊपर से जो उन्होंने सेल्स देखे थे, एग्जामिन किए थे, वो सारे के सारे डेड सेल्स थे। कि कौन से सेल्स थे? डेड सेल्स थे, यानी वो मूव नहीं कर रहे थे, वो कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो इसलिए ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि किसी ने सेल्स की डिस्कवरी करी थी, सेल्स नाम की कोई चीज होती है वो बताया था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नए साइंटिस्ट आए, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारा माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद फाइनली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल को कंफर्म किया कि सेल जो होते हैं वो लिविंग सेल्स भी होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं, और सेल्स के अंदर काफी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट होती है, जैसे कि न्यूक्लियस होता है और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। इसके बाद 1855 के अंदर हमारी सेल थियरी आई। क्या आई? सेल थियरी। यानी सेल थियरी बोलती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सभी सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेल ना हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे सेल्स के अंदर होते हैं। यही कारण है कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। कि जितने भी सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से सेल है उससे ही एग्जिस्ट करता है, यानी कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो अपने आप आ जाए, जो पहले से होगा उसमें से दूसरा सेल निकलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो फीमेल जब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। और मेल का क्या होता है? स्पर्म होता है ना। जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं, इसके बाद हमारा क्या होता है? वो एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, और फिर धीरे धीरे किसमें चेंज होता है? जाइगोट के अंदर। अब ये सिंगल सेल है, क्या है ये? सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है। अब ये सिंगल क्या करेगा? ये डिवाइड करता है, सिंगल सेल से डिवाइड करता है, फिर चीजें और डिवाइड होती है, डिवाइड होते होते ये एक ह्यूमन ऑफस्प्रिंग यानी ह्यूमन चाइल्ड जो है ये बन जाता है ना। यानी कोई भी जो सेल होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी मेल और फीमेल प्री एग्जिस्टिंग थे, उन्हीं से निकलता है। अब अमीबा का भी क्या सीन होता है? आपने 8th क्लास में तो पढ़ा ही होगा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अमीबा का भी क्या होता है कि अमीबा कुछ ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने सेल्स को डिवाइड करता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, और वो डॉटर अमीबा के अंदर चेंज हो जाता है। तो जितने भी दुनिया में सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से सेल्स है उनमें से बने हैं, कोई भी अपने आप आता नहीं है। इसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही लाइफ अपनी स्टार्ट करते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग करते हैं, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। लेकिन ये जो सेल थ्योरी है वो एक आपके ऑर्गेनिज्म पे नहीं फिट होती है, और वो कौन से है? वायरसेस। यानी वायरसेस पे आपकी सेल थ्योरी फिट नहीं होती है। वायरसेस का कुछ अलग ही सीन होता है कि वायरसेस के अंदर एक तो सेल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो किसी और की बॉडी में जाके ही काम कर पाते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कि सेल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। जैसे एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल, क्योंकि उनका वर्क क्या होता है, या तो अभी यही छोड़ देते हैं, इसके बाद में भी
करवाऊंगी आगे आगे, तो हम इसको और अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं, इसके बाद आपका आता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या आता है? डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल है तो उसी को सारे काम करने होते हैं। वही डिवीजन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो अपना काम जो है डिवाइड करके रखते हैं। यानी अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। यानी आपका हार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, आपका माउथ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपके हैंड्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड, आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप करने का काम करता है, आपका स्टमक डाइजेस्ट फूड करता है, आपका स्केलेटल मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब जैसे कि अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जितने भी मैंने नाम लिए, जैसे कि मैंने हार्ट का नाम लिया या मैंने स्टमक का नाम लिया, अब ये अपने खुद के फंक्शन क्यों परफॉर्म कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास खुद के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जैसे अगर आप हार्ट की बात करोगे तो हार्ट के अंदर आपका कार्डियक सेल्स होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स बनाते हैं, और कार्डियक मसल्स ही जो है आपका पंप करने में हेल्प करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर पाते हैं इसको। ठीक है, इसकी समझ आया कि डिवीजन ऑफ लेबर सेल से क्या होता है। इसके बाद क्या आता है कि सेल्स के खुद के अंदर ही डिवीजन ऑफ वर्क होता है। यानी सेल इतना छोटा होता है कि आप अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये इतना छोटा होने के बाद भी इसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है कि ये अपना वर्क जो है, अपने जो फंक्शन है वो डिवाइड करके रखता है। जैसे कि like the human body, the cell itself has got division of labor. In fact, each cell has got certain specific components. हर एक सेल्स के कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज का। क्या नाम देते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल ऑर्गेनेलिज, क्योंकि आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, ये ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, और हर सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो अपना खुद का कोई स्पेशल फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। जैसे कि मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल इन द सेल। जैसे कि अगर आपका प्रोटीन बनाने का काम हो या प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? आपका राइबोसोम्स करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स कहाँ होती है? सेल के अंदर होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होती है। ठीक है, जैसे कि आपका फूड डाइजेशन का काम हो या फूड सिंथेसिस का काम हो, या जैसे कि आपका फूड को हम जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज फॉर्म में चेंज होता है। फूड या ग्लूकोज को सिंथेसिस का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? आपकी सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ऐसे ही जो होता है सेल अपने फंक्शंस जो है वो डिवाइड करके रखते हैं। ओके, अब इसके आगे हम चलते हैं सेल शेप पे। किस पे चलेंगे? सेल शेप पे, यानी सेल का आकार। सेल शेप। अब हम एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेल के अंदर हमने डिवीजन ऑफ लेबर में क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन्हें डिफरेंट शेप की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनकी डिफरेंट शेप होती है। अब जो सेल के जो शेप होता है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे तो जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो सेल होता है अपना शेप चेंज भी करता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की,
तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसको जब फूड की जरूरत होती है, फूड पार्टिकल जब उसे दिखता है, तो वो एक कुछ ऐसा करके अपने अंदर फूड ले लेता है ना, ये अपने अगर हम बोले हाथ पैर या जो भी है करके, तो इसे क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और ऐसे अमीबा अपनी शेप को चेंज करता है ताकि वो फूड को इनटेक कर सके। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, ठीक है, जो WBC होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, यानी राउंडेड शेप होते हैं। लेकिन जब कुछ कंडीशंस ऐसी आती है, जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया या बाहर के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, सूडोपोडिया प्रोड्यूस करते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर लेकर उन्हें खा जाते हैं या उन्हें किल कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला है कि जो सेल का जो शेप होता है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा नर्व सेल होता है, तो नर्व सेल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। तो नर्व सेल कुछ इस टाइप का क्यों होता है, क्यों इतना लेंथी क्यों होता है, लंबा क्यों होता है, क्योंकि इसे क्या करने होते हैं, इसे मैसेजेस ट्रांसफर करने होते हैं। और जब आपकी बॉडी से कोई भी मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है, तो उसके अंदर विद सेकंड्स का भी कुछ 100th पार्ट या 1000th पार्ट लगता है ना, बहुत ज्यादा जल्दी आपके बॉडी से और आपके ब्रेन तक मैसेज आता है, वहीं ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स तक बहुत ज्यादा जल्दी मैसेज आता है। तो ये इतनी जल्दी क्यों हो पाता है, क्योंकि जो नर्व सेल होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये हो पाता है। इसके बाद आप ह्यूमन स्पर्म की बात करोगे, तो ह्यूमन स्पर्म भी कुछ ऐसे ही होता है। क्यों होता है ह्यूमन स्पर्म ऐसा, क्योंकि इसे भी हम ट्रेवल करना होता है और जल्दी से भी अपने ओवम तक पहुंचना होता है, इसलिए ये भी लेंथी होता है। तो ये होता है कि सेल का जो शेप होता है वो मेनली फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। सेल जो होते हैं वो सेल का शेप जो होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल जैसे कि अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल। और क्यों हो सकता है, क्योंकि वो उनके फंक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेल साइज की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल साइज की। देखो सेल साइज की बात करेंगे और सेल वॉल्यूम की भी बात करेंगे। अब मैंने अगर बोला एक है एलिफेंट और एक है माउस, तो अब मुझे बताओ कि किसका सेल का वॉल्यूम, किसका एक सेल का वॉल्यूम और किसी का एक सेल का साइज किसका बड़ा होगा, एलिफेंट का या माउस का। तुम यही बोलोगे कि एलिफेंट दिखने में बड़ा होता है तो एलिफेंट का सेल जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सेल का जो साइज होता है या जो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, इररिस्पेक्टिव कि आपका साइज कितना है ऑर्गेनिज्म का, इररिस्पेक्टिव के ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है। जैसे कि अगर हम किडनीज की बात करें तो वो चाहे एलिफेंट की हो, चाहे वो माउस की हो, चाहे वो हॉर्स की हो, वो सारी इक्वल इन साइज होती है, साइज में बराबर होती है। क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। अब बॉडी स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा चेंज क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि एलिफेंट में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है तो इसके टिश्यू ज्यादा बड़े होते हैं। और क्योंकि माउस के जो सेल्स ऑफ नंबर होंगे, अगर हम एलिफेंट से ज्यादा कंपेयर करें तो इसके कम होंगे, है ना, कम होंगे। और कम होंगे तो इसका जो टिश्यू बनेगा वो स्मॉल साइज होगा एलिफेंट से ज्यादा, इसलिए जो होता है स्ट्रक्चर साइज में चेंज आता है। वैसे अगर हम सेल साइज की बात करें तो इसके लिए अगर हम सेल साइज की बात करते हैं तो इसके लिए एक ऐसा यूनिट होती है माइक्रोमीटर। क्या होती है, माइक्रोमीटर, जिसका ये साइन होता है, आप जिसको आप इससे डिनोट करते हो। और ये जो होता है 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर के इक्वल होता है। यानी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर के बराबर होता है। और अगर आप एक यूजुअली सेल की रेंज की बात करो तो वो 1 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज के अंदर होगा। और अगर आप एक लार्जर सेल की बात करो तो वो हो सकता है कि आपका जो
जो लार्जेस्ट सेल है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर के अंडर हो, ठीक है। तो सेल का साइज जो होता है वो टिपिकली इस रेंज के बीच में होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, बहुत कम सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप अपनी आईज से भी देख सकते हो, ठीक है। सेल वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सेल वॉल्यूम क्या होता है। सेल वॉल्यूम के अंदर सेल के अंदर हमारे कितने पार्टिकल्स है इस पे डिपेंड करता है वो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑर्गेनिज्म का कितना साइज बड़ा है या कितना छोटा है। हो सकता है कि उनके हर एक सेल का वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो। अब इसके बाद आता है सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है कि हमारी एक बॉडी के अंदर जो सेल नंबर है, हर एक बॉडी के अंदर जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स है। अगर आप ह्यूमन की बात करो तो सेल्स होते हैं इतने ज्यादा होते हैं कि वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली क्या माना गया है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है वो 100 ट्रिलियन के इक्वल होते हैं। देखो ट्रिलियन पे पहुंच गए, अभी तक बिलियन बिलियन था, अब ट्रिलियन पे पहुंच गए। ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन के अंदर तो 12 जीरोस लगती है, मान लो एक 1 ट्रिलियन के अंदर कितनी जीरोस लगती है, 12 जीरोस लगती हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 14 माना गया है। कितना माना गया है, 10 की पावर 14 या 100 ट्रिलियन, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये था इंट्रोडक्शन सेल का। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ आया है तो कमेंट में जाके बता देना, जो नहीं समझ आया वो भी बता देना। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पे रहना, स्वस्थ रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब